नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी का 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम 2013 के लगभग 65 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट देखेंगे, सॉल्व करेंगे 60 क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संभावित अनुपातों में से किसी देश के लिए कौन सी पूंजी उत्पादन दर सर्वाधिक लाभदायक होगी? ए ऑप्शन है 6:1, बी 5:1, सी 4:1, डी 3:1। तो पूंजी उत्पाद अनुपात उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। 1 इकाई उत्पादन पर पूंजी की 3 इकाई लगने से पूंजी उत्पाद अनुपात जो होगा 3:1 होगा। अर्थात 1 इकाई उत्पादन के लिए 3 पूंजी की आवश्यकता होगी, ऐसे कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक उत्पादन ए ऑप्शन में क्या है बता रहा है, एक इकाई उत्पादन के लिए 6 पूंजी की आवश्यकता लगेगी। बी ऑप्शन में 1 इकाई उत्पादन के लिए 5 इकाई पूंजी की आवश्यकता लगेगी। सी ऑप्शन में 1 इकाई उत्पादन के लिए 4 इकाई पूंजी की आवश्यकता लगेगी। और डी ऑप्शन में 3 इकाई उत्पादन के लिए 1 इकाई उत्पादन के लिए 3 पूंजी की आवश्यकता लगेगी। तो इस प्रकार से ए में 1 इकाई का उत्पादन 6 रुपये से हो रहा है, समझ सकते हैं। बी में 1 इकाई का उत्पादन 5 रुपये में हो रहा है, सी में 4 रुपये में और डी में 3 रुपये में। तो 1 इकाई उत्पादन के लिए डी में 3 रुपया सबसे कम लग रहा है। तो यह जो है स्थिति लाभदायक है। तो पहले क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही होगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, आगत निर्गत विश्लेषण संबंधित है सैमुअल्सन से, वालरा से, रिकार्डो से, लियोनटिफ से। तो आगत निर्गत विश्लेषण का सिद्धांत प्रोफेसर लियोनटिफ द्वारा 1951 में दिया गया था। 2 डी सही है। 3 गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र कैसा होता है? तो गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र का जो ढाल होता है वह ऋणात्मक होता है, ये सही होगा। गिफिन वस्तु क्या है? उपभोक्ता की आय बढ़ने से वस्तु पर होने वाला व्यय क्या होता है? कम हो जाता है। अर्थात वस्तु के मूल्य में कमी आने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। गिफिन वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं ऐसी वस्तु जब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु पर होने वाला व्यय कम हो जाता है, अर्थात वस्तु के मूल्य में कमी आने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? गिफिन वस्तु कहते हैं। गिफिन वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता और गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र जो है ऋणात्मक ढाल का होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानता को नहीं मापता है? लॉरेंज वक्र, प्रति व्यक्ति आय, गिनी गुणांक, विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत। तो प्रति व्यक्ति आय जो है आय की असमानता को नहीं मापता है, बाकी लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत आय की असमानता को मापता है। लॉरेंज वक्र 1905 में मैक्सवेल लॉरेंज ने दिया था। लॉरेंज वक्र से किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जा सकता है। लॉरेंज वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं।
लॉरेंज वक्र का आरेख, ये आरेख बन जाएगा लॉरेंज वक्र का, ये निरपेक्ष समता रेखा हो जाएगी और ये लॉरेंज वक्र हो जाएगा। ये लॉरेंज वक्र जो है निरपेक्ष समता रेखा के जितना पास जाएगा विषमता उतनी ही कम होती जाएगी और जितना ही दूर जाएगा विषमता उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। इसी ऑप्शन में गिनी गुणांक है एक, सी ऑप्शन में। तो गिनी गुणांक क्या है? गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है, जो आय के प्रत्येक स्तर के बीच आय अंतर की माप करता है। और 1912 में कोरेडो गिनी ने गिनी गुणांक का प्रतिपादन किया था। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। 0 मान होता है न्यूनतम और 1 अधिकतम मान होता है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वर्तमान में वार्षिक प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 91,723 रुपया है और प्रचलित कीमतों पर 1,49,848 रुपया है। ये डाटा वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो गोवा राज्य की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है? ए सरकारी उधार, बी उपादान, सी कर, डी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त। तो उपादान या सब्सिडी जो है सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है। सार्वजनिक आय से तात्पर्य सरकार की उन प्राप्तियों से है जो सरकार सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति के लिए प्राप्त करती है तथा जिसके पुनः भुगतान का दायित्व तो सरकार पर नहीं होता है। सार्वजनिक आय के अंतर्गत ऋण को सम्मिलित नहीं किया जाता है। सार्वजनिक आय के दो स्रोत हो सकते हैं, एक तो कर योग्य आय जिसमें प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर शामिल है और दूसरा गैर कर योग्य आय जिसमें फीस, मूल्य, ब्याज, लाभ, लाभांश, सार्वजनिक उद्यमों तथा सेवाओं के इससे प्राप्त आय, दंड, जुर्माना एवं शुल्क को शामिल किया जाता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, व्यय कर लगाने का सबसे पहले सुझाव किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो व्यय कर लगाने का सबसे पहले सुझाव एन कलडार द्वारा दिया गया था। एन कलडार ने उपहार कर, पूंजी लाभ कर, संपत्ति कर और व्यय कर 4 प्रकार के करों की सिफारिश की थी। कब? 1956 में। टैक्सेशन रिफॉर्म कमेटी का गठन किया गया था और जिसके अध्यक्ष एन कलडार थे और इन्होंने व्यय कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर और संपत्ति कर लगाने का सुझाव दिया। 7 नंबर क्वेश्चन, लैफर वक्र संबंध दर्शाता है। ए बढ़ी कर दरों और बढ़ी आय, बी कम कर दरों और बढ़ी आय, सी कम कर दरों और कम आय, डी बढ़ी कर दरों और कम आय। तो लैफर वक्र कम कर दरों और बढ़ी आय के बीच संबंध बताता है। बी ऑप्शन सही होगा। लैफर कर से राजस्व प्राप्ति तथा कर की दर के बीच संबंध को व्यक्त करता है। इसका आकार जो है लैफर वक्र का उल्टे यू आकार का होता है। एक्स अक्ष पर टैक्स रेट और वाई अक्ष पर सरकारी राजस्व या रेवेन्यू को लिया गया है, जिसमें बताया गया है जैसे जैसे कर की दर बढ़ती है कर से प्राप्त होने वाला राजस्व बढ़ता जाता है। एक स्तर ऐसा आता है कि सर्वोच्च स्तर पर कर बढ़ने से प्राप्त राजस्व सर्वोच्च हो जाता है, लेकिन उसके बाद राजस्व जैसे जैसे कर की दर बढ़ती है राजस्व क्या होता है? कम होने लगता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि कर से प्राप्त राजस्व तथा कर के बीच संबंध को व्यक्त करता है क्या? लैफर वक्र। अगला 8 नंबर, त्वरक मापा जाता है। त्वरक किस सूत्र से मापा जाता है इसमें जो लिखे हैं? तो त्वरक डेल्टा आई अपान डेल्टा सी। उपभोग में परिवर्तन होने से निवेश में होने वाले परिवर्तन के बीच जो संबंध है वह क्या कहलाता है? त्वरक कहलाता है। डेल्टा आई अपान डेल्टा सी डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन से जो 8 का 9
कौन से भारतीय शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारतीय शहर कलकत्ता, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। मुंबई की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 1.84 करोड़ है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर अगर पूछा जाए तो टोक्यो होगा, टोक्यो। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं? ए रघुराम राजन, बी YB रेड्डी, सी रंगराजन, डी सुखदेव थोराट। तो वर्तमान में 2013 का पेपर है ये, तो उस समय रघुराम राजन RBI के गवर्नर थे। रघुराम राजन जो हैं 22वें नंबर के गवर्नर थे, और क्रम में 23वें नंबर में उर्जित पटेल, और 23वें नहीं 24वें नंबर के उर्जित पटेल थे, और 25वें नंबर के डॉक्टर शक्तिकांत दास, जो वर्तमान में है 2018 से कार्यरत हैं RBI के गवर्नर के रूप में। और अगर महिला गवर्नर की बात की जाए, पहली महिला गवर्नर RBI की थी अरुंधति भट्टाचार्य। और भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, या स्वतंत्रता के समय कह सकते हैं RBI के गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख। ये 1943 से 1949 तक RBI के गवर्नर रहे हैं। और RBI की स्थापना के समय अगर गवर्नर की बात की जाए तो ऑसबॉर्न स्मिथ RBI की स्थापना अर्थात 1935 में गवर्नर थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? 10 का ए सही हो जाएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बैकवाश इफेक्ट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बैकवाश इफेक्ट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग गुरनार मिर्डल ने किया था, ये सही हो जाएगा। 12 नंबर, रिज रेखाओं पर श्रम पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है। तो रिज रेखाओं पर श्रम एवं पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। शून्य किस ऑप्शन में है? शून्य ए ऑप्शन में है, 12 का ए सही हो जाएगा। 13, स्मार्ट मुद्रा संबंधित है। तो स्मार्ट मुद्रा इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, बैंकों का नगद, लोगों के पास नगद। तो स्मार्ट मुद्रा क्रेडिट कार्ड से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है? अमर्त्य सेन, हर्षमैन, रोस्टो, गुरनार मिर्डल। अमर्त्य सेन तकनीकी चुनाव, अमर्त्य सेन तकनीकी चुनाव 4, हर्षमैन असंतुलित विकास, रोस्टो विकास के चरण, सी का 1 से मिल जाएगा। और गुरनार मिर्डल चक्रीय संचयी प्रक्रिया, डी का 3 से मिल जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? ए फूल उत्पादन, बी मुर्गी पालन, सी एक्वाकल्चर, डी डेयरी कल्चर। तो नीली क्रांति जो है एक्वाकल्चर से संबंधित होगी, 15 सी सही है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट क्रांतियां हैं एक्वाकल्चर या नीली क्रांति के अलावा। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, दूध उत्पादन से है। गोल क्रांति, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, बजट एक यंत्र है। तो बजट एक राजकोषीय नीति का, मौद्रिक नीति का, आर्थिक नीति का, निर्यात नीति का। तो बजट एक राजकोषीय नीति का यंत्र है, 16 ए सही हो जाएगा। 17 नंबर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। स्थापना 1966 में हुई थी एडीबी की, 1966
66 एशियन डेवलपमेंट बैंक की, और सदस्य वर्तमान में 68 हैं। अध्यक्ष मासातसुगु आसाकावा अध्यक्ष हैं। सबसे ज़्यादा शेयर, उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को ऋण या तकनीकी सहायता देना, जैसे आर्थिक विकास को प्रेरित करना, सामान्य आर्थिक नीतियों और व्यापार में समन्वय स्थापित करना और गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करना उद्देश्य था। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसका नाम CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में क्या होता है? जन्म दर घटती है, मृत्यु दर घटती है। ये दोनों A और B तो बिल्कुल गलत है। C, जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर घट जाता है, ये भी गलत है। जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर क्या होता है? बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है, और यह स्थिति जनसंख्या संक्रमण के द्वितीय चरण में होती है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक मंदी पर किसने ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी पुस्तक लिखी? सी रंगराजन, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, अमृत सेन, YB रेड्डी। तो इस पुस्तक के लेखक YB रेड्डी हैं। डी ऑप्शन सही है 20 का। 21, आय की विषमता को कम करने में किस प्रकार का कर सहायक है? तो आय की विषमता को कम करने के लिए आनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, उपयुक्त सभी प्रगतिशील कर सहायक है। 21 B सही है। प्रगतिशील कर क्या है? आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है। प्रगतिशील कर में क्या होता है? जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर बढ़ती है। प्रतिगामी कर में क्या होता है? आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर घटती है। और आनुपातिक कर में क्या होता है? आय बढ़ने के साथ कर की दर स्थिर रहती है। आय बढ़ने के साथ कर की दर स्थिर रहती है। तो ये प्रगतिशील, प्रतिगामी एवं आनुपातिक कर हैं, और ये कर की प्रणालियां हैं, और आय की विषमता को कम करने में प्रगतिशील कर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 22, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के व्यय के अंतर्गत आता है? सब्सिडी, ब्याज भुगतान, प्रतिरक्षा व्यय, अवस्थापना के विकास पर व्यय। तो भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत यह सब्सिडी, ब्याज भुगतान, प्रतिरक्षा व्यय ये गैर योजना या गैर विकासात्मक व्यय हैं। तो अवस्थापना के विकास पर व्यय योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। डी सही, 22 डी सही है। 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है? ए, आयात शुल्क में कमी, बी, आयात लाइसेंस को समाप्त करना, सी, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, डी, विदेशी प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह की अनुमति। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश यह भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है, बाकी सब हैं। उदारीकरण या भूमंडलीकरण से क्या मतलब होता है? जब सरकार द्वारा नियम या प्रक्रियाओं को सरलीकरण तथा लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उदारीकरण या भूमंडलीकरण, जिससे क्या होता है? विश्व अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था खुल जाती है, अर्थात आयात निर्यात होने लगते हैं। अगला 24 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति हजार है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 943 लिंगानुपात है। तो 943 तो किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 24 सी ऑप्शन। अब अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात की जाए तो 1084 केरल में है। सबसे कम लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो
879 हरियाणा में है। सबसे कम, सबसे ज़्यादा केरल 1084, और सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में दमन द्वीप में है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। यूपी में अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर में है, जहां 1000 पुरुषों पर 1018 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंगानुपात यूपी में गौतम बुद्ध नगर में है, जहां 1000 पुरुषों पर 815 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेसम का नियम संबंधित है मुद्रापूर्ति, मुद्रा का मूल्य, वास्तविक निर्गत, रोजगार। तो मुद्रापूर्ति से ग्रेसम का नियम संबंधित है। अगला 26 नंबर, पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी किस वर्ष? तो यह किन्स की पुस्तक है, या इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, मूल्य वर्धक कर वैट लगाया जाता है, वैट लगाया जाता है प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता पर, उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर, उत्पादन के पहले चरण पर, उत्पादन के अंतिम चरण पर। तो मूल्यवर्धक कर वैट जो है उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर लगाया जाता है। 27 बी सही है। 28, कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें एग्जिम बैंक आयात निर्यात का वित्तीयन, ये सही है। एग्जिम बैंक आयात निर्यात का वित्तीयन सही है। आईडीबीआई औद्योगिक वित्त, ये भी सही है। आरबीआई बैंकों का बैंक, ये भी सही है। एफसीआई वाणिज्यिक संस्थाओं की वित्तीय सहायता, वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता एफसीआई, ये गलत है। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी, ये सही नहीं है। 28 डी सही नहीं है, तो यही सही है। 29, चक्रीय योजना की अवधारणा की वकालत अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग में किसने की? तो चक्रीय योजना की अवधारणा गुरनार्ड मिडल ने अपनी किताब में की थी, सी सही हो जाएगा। 29, 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणक के मान में रिसाव का कारण होगा? तो गुणक के मान में रिसाव का कारण जो है वह आयात में वृद्धि कहलाता है। 30 डी सही है। 31, एकाधिकारी उस बाजार में बेचना चाहेगा जहां मांग की लोच इकाई से अधिक है, मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, मांग की लोच इकाई से कम होती है, मांग की लोच शून्य होती है। तो एकाधिकारी वहां बेचना चाहेगा जहां मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। 31 ए सही हो जाएगा। 32, कौन सा राज्य शैक्षिक विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। तो केरल जो है शैक्षिक विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। 32 ए सही है। 33, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा, गलियों में प्रकाश, बिजली का घरेलू उपयोग। तो बिजली का घरेलू उपयोग सार्वजनिक वस्तु नहीं है। सार्वजनिक वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जिनमें अपवर्जन का नियम लागू नहीं होता है और प्रतियोगिता की भी स्थिति नहीं पाई जाती है। तो 33 का डी सही है आंसर। अगला 34 नंबर, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर
74.04% पूरे भारत की साक्षरता दर है, और जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की 65.46% है। पहले स्थान पर केरल है जिसकी साक्षरता दर 93.91% है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपये का चिन्ह का प्रारूप किसने दिया? तो भारतीय रुपये के चिन्ह का प्रारूप डी उदय कुमार ने दिया था। 35 सही है। 36, वास्तविक शेष प्रभाव दिया था मायर ने, मार्शल ने, पीगू ने, टॉबिन ने। तो वास्तविक शेष प्रभाव पीगू द्वारा दिया गया था। अगला, हवाला क्या है? किसी विषय की पूर्ण जानकारी, विदेशी विनिमय का अवैधानिक लेन देन, शेयर का अवैधानिक लेन देन, करवंचन। तो हवाला जो है विदेशी विनिमय का अवैधानिक लेन देन है। 37 सही। 38, क्राउडिंग आउट प्रभाव है लोगों को उद्योगों से हटाना या उद्योगों को हटाना, निवेश में कमी करना, निवेश में वृद्धि करना, सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रयास से निजी व्यय में कमी होना, यही है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब होता है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी होना, जिससे क्या हो, निजी निवेश, रोजगार, उत्पादन तथा विनिर्माण क्षेत्र में कमी आए। 38 डी सही है। 39 शून्य आधार बजट की अवधारणा दी। तो पीटर ए पायर द्वारा शून्य आधार बजट की अवधारणा 1969-70 में दी गई थी, अमेरिका में सर्वप्रथम। अगला 40 नंबर, ओकुन का नियम दर्शाता है। तो ओकुन का नियम बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच संबंध की व्याख्या करता है। डी सही है, बाकी सब गलत हैं। अगला 41, जब किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तब क्या होता है? आयात महंगे हो जाते हैं जिससे आयात कम होता है, और निर्यात सस्ते हो जाते हैं जिससे निर्यात ज़्यादा होता है। निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा अधिक प्राप्त होती है, और आयात कम होने से विदेशी मुद्रा कम देनी पड़ती है, जिससे क्या होता है, भुगतान संतुलन में सुधार होता है। तो इसका 41, आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं अवमूल्यन से। अगला 42, निम्न में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। मानव विकास सूचकांक 1990 में यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया गया था, और 3 आयामों को मानव विकास सूचकांक में लिया जाता है: शिक्षा, स्वास्थ्य, जिसमें जीवन प्रत्याशा आ जाएगा तो ये दोनों सही हो जाएंगे, और पीसीआई प्रति व्यक्ति आय। निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या को मानव विकास सूचकांक या एसडीआई में नहीं लिया जाता है। 42 डी सही है। 2021-22 में एसडीआई में भारत की रैंक 132वें स्थान पर है। 2021-22 में एसडीआई की थीम क्या थी? अनिश्चित समय, अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया, हमारे भविष्य को आकार देना। यह थीम थी 2021 एसडीआई रैंकिंग की। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता होगा। 44, तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की? तरलता जाल की अवधारणा प्रोफेसर कीन्स द्वारा विकसित की गई थी। 44 ए सही है। 45, उपभोक्ता कब संतुलन में होता है? तो उपभोक्ता MUX/MUY बराबर PX/PY, बी ऑप्शन सही है, इसमें उपभोक्ता संतुलन में रहेगा। 46,
निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया? तो निम्न संतुलन पास का सिद्धांत नेल्सन द्वारा दिया गया था। 46 सही है। 47, निम्नलिखित में से किससे जैकब वाइनर का नाम संबंधित है? तो जैकब वाइनर एक घटकीय साधन शर्त और द्विघटकीय साधन शर्त से संबंधित है। तो इसमें कोई है, इसमें एक घटकीय साधन शर्त दिया है, तो बी सही हो जाएगा। अगला 48, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? उपभोग, गुणक, बैंक दर, आयात। तो उपभोग जो है राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। 49, नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष 2011-12 है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में भूमि सुधार का अस्त्र नहीं है? ए, बिचौलियों का उन्मूलन, बी, काश्तकारी सुधार, सी, भूमि जोतों की उच्चतम सीमा, डी, कृषि आगत। तो कृषि आगत जो है भूमि सुधार का अस्त्र नहीं है। 50, डी सही है। 51, हिक्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत आधारित है। हिक्स का व्यापार चक्र सिद्धांत गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है। 51, डी सही है। 52, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी गणनावाचक माप की जा सकती है, गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है, क्रमवाचक माप नहीं की जा सकती है, तुलनात्मक माप के साथ साथ गणनावाचक माप की जा सकती है। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है। 52, बी सही है। 53, मांग का नियम बताता है। क्या बताता है मांग का नियम? मांग का नियम अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया था और बताता है प्राइस में वृद्धि होने से डिमांड कम होती है, कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग कम होती है और कीमत घटने से वस्तु की मांग ज़्यादा होती है। इस प्रकार से मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध बताया जाता है। मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं गिरता हुआ ऋणात्मक होता है। अगला 54 नंबर, यदि कीमतें बढ़ती हैं तो सार्वजनिक ऋण के प्रत्यक्ष वास्तविक भार पर वृद्धि होगी, गिरावट आएगी, अपरिवर्तित रहेगा, अनिश्चित रहेगा? तो गिरावट आएगी, बी सही हो जाएगा। 55, स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन ए, मुद्रास्फीति के साथ मंदी। तो स्टैगफ्लेशन जब मुद्रास्फीति और मंदी दोनों साथ साथ पाए जाते हैं तो उसे ही स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ए सही हो जाएगा। 56, 2014-15 बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आवंटित किया गया कितना धन आवंटित किया गया? 1000 करोड़ रुपये। 2014-15 की बात है। 57, ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित मनमोहन सिंह, बिल गेट्स, मोहम्मद यूनुस खान, आंग सांग सू। तो यूनुस खान का संबंध जो है, मोहम्मद यूनुस खान का संबंध ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट से है। 57, सी सही हो जाएगा। 58, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होती है। जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति प्राप्त होती है और तृतीय चरण में आदर्श जनसंख्या की स्थिति प्राप्त होती है। अगला 59, इनमें से कौन सा ऋण शोधन की विधि नहीं है? ऋण शोधन आवधिक वार्षिकी, ऋण रूपांतरण, वस्तु कर, पूंजी कर। तो वस्तु कर जो है ऋण शोधन की विधि नहीं है, बाकी सारी ऋण शोधन की विधियां हैं। अगला, नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट संबंधित है बीमा क्षेत्र सुधार, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, कृषि क्षेत्र सुधार, औद्योगिक क्षेत्र सुधार।
तो नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट जो है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है। 60 बी सही है। 61 भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार होता है। तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। 61 सी सही है। 62 देश की सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? तो सकल घरेलू बचत में घरेलू क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान देता है। 62 डी सही हो जाएगा। 63 आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, अस्थिर रहता है? तो आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है और कृषि क्षेत्र का योगदान घटता है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री था। तो लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है प्रोफेसर शुम्पीटर द्वारा किया गया था। 64 ए सही है। 65 करारोपण का निम्न में से किस पर अनुकूलतम प्रभाव पड़ता है? 65 ए कार्य करने तथा बचत करने की योग्यता पर, बी कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर, सी आय के वितरण में असमानता कम करना। तो करारोपण का जो अनुकूलतम प्रभाव है वो आय के वितरण में असमानता कम करने पर पड़ता है। सी सही हो जाएगा। 66 बंद अर्थव्यवस्था वह है जहाँ सिर्फ निर्यात होता है। गलत। मुद्रा पूर्णतः नियंत्रित होती है, ये भी गलत। हीनार्थ प्रबंधन हो रहा है, ये भी गलत। ना ही निर्यात और ना ही आयात हो रहा है। हाँ, तो बंद अर्थव्यवस्था यही है, ना तो निर्यात होता है बंद अर्थव्यवस्था में, ना आयात होता है। लेकिन ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों होता है। अगला 67 सेन का गरीबी सूचकांक दिखाता है गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या, गरीबों में सबसे गरीब, गरीबों के बीच आय वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेन का गरीबी सूचकांक गरीबों में गरीब को बताता है। 68 निम्न में से किसे व्यापार की दृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है? तो व्यापार की दृश्य मदों में वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जो वस्तुएं दिखाई देती हैं और जिनका रिकॉर्ड बंदरगाह पर किया जाता है, और सेवाओं को दृश्य मदों में शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। जहाजरानी सेवाओं से आय, यह अदृश्य मद है। बीमा सेवाओं से आय, ये भी अदृश्य मद है। विदेशों से निजी संप्रेषण, ये भी अदृश्य मद है। वस्तुओं के निर्यात से आय, तो वस्तुओं के निर्यात से आय, वस्तुओं को निर्यात करते हैं तो दिखाई देती है, इसीलिए इसको क्या है 68 को डी में शामिल किया गया है। इसमें वस्तुओं के निर्यात से आय दृश्य मदों में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से 68 का डी आंसर सही होगा। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 2013 अर्थशास्त्र प्रवक्ता चयन परीक्षा पेपर के 68 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग 2013 पेपर के ही 68 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।